साथियों, सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि 17 अप्रैल 2025 का है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर उसका कुछ डिस्क्रिप्शंस देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास। तो आप फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए UIDAI से 2 पुरस्कार जीते हैं? Which state has won 2 awards from UDAI for its best work in आधार वेरिफिकेशन? पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा है मणिपुर, तीसरा त्रिपुरा, चौथा केरल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है मेघालय। ठीक है, मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए 2 पुरस्कार जीते हैं उदय से। ठीक है, और इसको दे कौन रहा है? तो UIDAI संस्था दे रही है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन अथॉरिटी। ठीक है, और कार्यक्रम स्थल कहाँ है? तो नई दिल्ली। और पुरस्कार कब दिया गया? 8 अप्रैल 2025 को दे दिया गया था। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो साई कुपार वार। ठीक है, आधार नोडल अधिकारी है ये मेघालय समान प्रशासन विभाग के, यानी साई कुपार वार जो वहाँ के आधार नोडल अधिकारी मेघालय समान प्रशासन विभाग के, उन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। पुरस्कार क्यों दिया गया, उसकी श्रेणी क्या क्या है देखते हैं। पहला है बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना, यानी जो छोटे बच्चों का जो आधार बनता है 5 साल 6 साल बच्चों का, फिर जब 18 साल के होते तब उनको उसके अपग्रेडेशन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। फिर वयस्क आधार नामांकन के सत्यापन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, कुछ लोग क्या होते हैं फर्जी आधार कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या जो ऑथेंटिकेशन है, जो नामांकन है उसका सही सत्यापन यानी जो वेरिफिकेशन है उसको सही रूप से आगे मतलब उसको वेरीफाई करने के में मेघालय राज्य सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए उसको इन 2 कैटेगरी में जो है उदय से 2 पुरस्कार दिए गए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ISL 2024-25 का खिताब जीता है? Who has won the ISL 2024-25 टाइटल? पहला है मोहन बगान, दूसरा है बेंगलुरु FC, तीसरा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, चौथा मुंबई शहर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोहन बगान। ठीक है, मोहन बगान ने पहली बार ये बेंगलुरु FC को हरा करके ISL 24-25 का खिताब जीता। ISL है क्या? तो इंडियन सुपर लीग। ठीक है, जिस तरह भी IPL होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, उस तरह इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब मोहन बगान ने जीता है, जो कि बेंगलुरु FC को 2-1 से हराकर। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे था? तो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में 13 अप्रैल 2025 को इसका फाइनल मैच था। और कई मायनों में देखा जाए ऐतिहासिक ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार किसी टीम ने अपने घरेलू मैदान पर ISL फाइनल जीता है, और मोहन बगान पहली टीम बनी है जिसने लीग शील्ड और ISL ट्रॉफी दोनों एक ही सीजन में अपने नाम किए। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि मोहन बगान पहली ऐसी टीम है जिसने घरेलू मैदान पे फाइनल मैच जीता ISL का। दूसरा है कि जिसने लीग शील्ड और ISL ट्रॉफी दोनों ही एक ही सीजन में जीता है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर है मोहन बगान। नेक्स्ट है, विश्व कला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल, तीसरा 13 अप्रैल, चौथा 10 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 15 अप्रैल। ठीक है, यानी वर्ल्ड आर्ट डे ये हमारा हर वर्ष 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि इसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट IAA द्वारा प्रारंभ किया गया था। कब? तो पहली बार 2012 में मैक्सिको के ग्वाडालाजरा में मनाया गया था, यानी पहली बार 2012 में शुरू हुआ था। कहाँ से? तो मैक्सिको के ग्वाडालाजरा में इसका आयोजन ये मनाया गया था। इस आयोजन में यूनेस्को की भी सहभागिता होती है। ठीक है, यह दिन महान कलाकार लियोनार्डो दा विंसी की जयंती। ठीक है, ये एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, इनके नाम इनकी जयंती यानी इनके बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर ये 15 अप्रैल को ये विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और 2025 की थीम क्या है? तो एकता और उपचार के लिए कला, यानी आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग, यानी आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग, एकता और उपचार के लिए कला 2025 वर्ष की थीम है। आपको इतना याद रखना है कि 2000 ये विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो
वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाते हैं? तो 15 अप्रैल को। और 2025 की थीम क्या है? तो एकता और उपचार के लिए कला एंड आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने आगामी जीरो पॉवर्टी मिशन योजना का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? जीरो पॉवर्टी मिशन यानी शून्य गरीबी मिशन जो पहल है, विच स्टेट हैज अनाउंस द नेम टू अपकमिंग जीरो पॉवर्टी मिशन स्कीम आफ्टर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अभी हमने देखा 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने शून्य गरीबी योजना का नाम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम के ऊपर रखने की घोषणा की है। ठीक है, और जो यह लखनऊ स्थित अम्बेडकर महासभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया था। और ये जो योजना है जीरो पॉवर्टी मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, जिसमें से गरीबी को पूरी तरह समाप्त करना, सभी वंचित परिवारों को बुनियादी सुविधाएं समग्र रूप से उपलब्ध कराना, सैचुरेशन अप्रोच यानी कि यह सुनिश्चित करना कि हर पात्र परिवार तक सभी सरकारी लाभ पहुंचे। ठीक है, तो इस योजना का उद्देश्य यही है। किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? तो लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के दीघा में बने जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? पहला क्वेश्चन है, हु विल इनॉग्रेट द जगन्नाथ धाम टेम्पल बिल्ट इन दीघा वेस्ट बंगाल? दीघा क्या? दीघा बीच है, वहाँ पे एक अच्छी एक टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे एक मंदिर बन रही जगन्नाथ धाम मंदिर, जिसका उद्घाटन कौन करने वाले हैं? तो पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरा है राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस, तीसरा है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, चौथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन करेंगी। कब है ये प्रोग्राम? तो 30 अप्रैल 2025 को। और उस दिन मुख्य अतिथि वहाँ के सीएम ममता बनर्जी है, बंगाल के सीएम, और लगभग 12,000 से 14,000 लोगों के आने का उपस्थिति लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना है? विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट शेड्यूल्ड कास्ट सब क्लासिफिकेशन? पहला ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा बिहार, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? तेलंगाना। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों लागू किया है? तो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद 14 अप्रैल 2025 को, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, राज्य सरकार ने तेलंगाना अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2025 को लागू करते हुए एक सरकारी आदेश यानी गवर्नमेंट गैजेट ऑर्डर जारी किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो 15% एससी आरक्षण को 59 उपजातियों के बीच 3 समूहों में बांटकर उनकी आपसी सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर अधिक न्याय संगत तरीके से लाभ वितरित करना है। यह निर्णय ऐतिहासिक प्रयासों जैसे कि लोकुर समिति 1965 और हाल ही जस्टिस रामचंद्र राजू व उषा मेहरा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो लक्षित सकारात्मक कार्रवाई की दिशा में एक ठोस बदलाव है। ठीक है, यानी कि जो हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार जो 15% आरक्षण एससी को दिया गया है, उन्होंने उसी वर्ग के जो लोग काफी पिछड़े हुए हैं उनके उत्थान के इन्होंने जो है अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू किया है। ठीक है, जिसमें उन्होंने 59 उपजातियों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब इसके कुछ इस जो है तेलंगाना का अनुसूचित जाति उप श्रेणीकरण के मुख्य बिंदु यानी कुछ इसकी विशेषता क्या क्या वो देख लेते हैं। विधायी और कानूनी ढांचा, तेलंगाना विधानसभा ने यह अधिनियम 18 मार्च 2025 को पारित किया। राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली? तो 8 अप्रैल 2025 को मिली। 14 अप्रैल को इन्होंने गजट ऑर्डर जारी कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले पर आधारित है ये, जिसमें एससी उप श्रेणीकरण की अनुमति दी गई थी और न्यायमूर्ति शमीम अख्तर की अध्यक्षता में अक्टूबर 2024 में ये एक सदस्यीय आयोग गठित किया गया। और कुल उप श्रेणीकरण की संरचना क्या है? तो कुल एससी आरक्षण कितने हैं? 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार एससी उप श्रेणियां सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 3 समूह में इसका विभाजन किया गया है। ठीक है, यानी कौन कौन श्रेणी है? सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन के ऊपर। ठीक है, इसको
शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 3 समूहों में इसका विभाजन किया गया है। अब देखते कितने परसेंट से किया गया है। ठीक है, समूह कौन कौन से है? समूह 1 में क्या है? 15 सबसे पिछड़े जाति हैं जिसकी की संख्या कितनी है? 3.288%, लगभग 1.71 लाख, यानी 1,71 लाख इसकी भागीदारी है लगभग, यानी 3.28 मतलब 3.3% मान लेते हैं। और इसको कितना आरक्षण मिल रहा है? 1% आरक्षण दिया गया सबसे पिछड़े वर्ग को। फिर है मध्यम रूप से, समूह 2 में क्या है? 18 समुदाय को लिया गया है मध्यम रूप से पिछड़े, यानी इसमें कितनी जनसंख्या आती है? तो 62.74%, 34 लाख के आसपास कम से कम इसकी आबादी है। और इनको कितना आरक्षण दिया गया? तो 9%। ठीक है, समूह 3 में क्या है? 26 तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले लोग हैं। ठीक है, जिसमें कि 33% जनसंख्या भागीदारी है, 70 लाख आबादी है इनकी, और इनको 5% का आरक्षण आवंटन किया गया। ठीक है, यानी जो सबसे पिछड़े वर्ग में 15 समुदाय को 1%, मध्यम रूप से पिछड़े वर्ग में 18 समुदाय को 9%, और 26 जो कि तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति वाले हैं उसको 5% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये जो सबसे अधिक पिछड़ा उससे कम क्यों है? तो भाई उसकी जनसंख्या भी कम है इसीलिए उनको 1% आरक्षण दिया गया है। लेकिन जो मिड में आते हैं, मिडिल क्लास टाइप के जो एससी है, उनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, इसीलिए सबसे ज्यादा आरक्षण उनको दिया गया है। ठीक है, इसके आधार पे, जनसंख्या के आधार पे ये आरक्षण का परसेंटेज डिसाइड किया गया है। ठीक है, अब है इसका आधार क्या, वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जनसंख्या का आकार, साक्षरता दर, रोजगार, शिक्षा की उपलब्धता, वित्तीय सहायता, राजनीतिक भागीदारी। ठीक है, ये इसका वर्गीकरण का आधार हो गया। समीम अख्तर आयोग को 8600 से अधिक प्रस्तुतियां प्राप्त हुई थी। विस्तृत परामर्श के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, यानी जो ये डिवाइड किया गया है तो जनसंख्या का आकार के ऊपर, साक्षरता दर के ऊपर, रोजगार कितने लोग करते हैं, शिक्षा क्या है यानी उनमें लिटरेसी रेट कितनी है, उनका फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना मिलता है उसको, यानी असिस्टेंस यानी जो वित्तीय सहायता, और पॉलिटिकल उसका भागीदारी कितनी है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, इसके आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्कारैप बीटल की छह नई प्रजातियां खोजी गई है। स्कारैप बीटल, ये देखिए इनकी 6 प्रजाति है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये इसमें क्या बोल रहा है? भारत की समृद्ध जैव विविधता एक बार फिर वैज्ञानिकों को चौंकाने में सफल रही। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जो, और पश्चिमी घाट जैसे 2 जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्क्रैप बीटल्स की 6 नई प्रजाति खोजी गई है नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न घाट में। ठीक है, यह खोज प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका जूट टाक्सा में प्रकाशित हुई है, और इससे क्षेत्र की जैव विविधता की विशालता और निरंतर संरक्षण की आवश्यकता पर बल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस प्रजाति का नाम क्या क्या है। पहला है मालाडेरा कैम्फेंसिस। ठीक है, जो कहाँ मिला है, खोज स्थान क्या है? तो चम्फाई मिजोरम। इसकी विशेषता क्या है? तो स्थान आधारित नामकरण किया गया, जिस स्थान पे पाया गया है उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया, यानी मालाडेरा चम्फाइनेसिस इसका नाम रखा गया। दूसरा है मालाडेरा बारासिंघा। मालाडेरा बारासिंघा ये पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में मिला है, जो कि बारासिंघा के सिंह जैसे ढांचे का इनका नामकरण उसके हिसाब से किया गया, मालाडेरा बारासिंघा। फिर तीसरा है मालाडेरा लुमलेनेसिस यानी जो लुमला अरुणाचल प्रदेश में जगह है लुमला, वहां पे ये प्रजाति मिली है, इसीलिए इनका नाम उसके स्थान पे रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है मालाडेरा ओनम, केरल में मिला है ये मालाडेरा ओनम, तो ये केरल में ओनम त्योहार के हिसाब से इसका नाम रखा गया मालाडेरा ओनम। नेक्स्ट है चूरा चांदपुर, मणिपुर में जो मिला है, यानी नियोसेरिका चूरा चांदपुरनेसिस, ये भी स्थान के हिसाब से रखा गया क्योंकि चूरा चांदपुर में मिला है, तो नियोसेरिका चूरा चांदपुरनेसिस इसके ये मणिपुर में मिला है। नेक्स्ट है सेरिका सुबनसिरिनेसिस, यानी सुबनसिरी जगह अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे ये मिला है सेरिका सुबनसिरिनेसिस, तो इसका भी नाम जो है वो स्थान के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, अब इसको खोजने वाले वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? तो डॉक्टर देवांशु गुप्ता, डॉक्टर देविका भुनिया, डॉक्टर डिर्क एहरेंक और डॉक्टर कैलाश चंद्र। ठीक है, ये 4 वैज्ञानिकों ने इसे खोज की है पूरी। नेक्स्ट है
अब खोज के स्थान कहाँ? पूर्वोत्तर भारत में टोटल 5 प्रजातियां मिली हैं और पश्चिमी घाट केरल में 1 प्रजाति मिली है, जो कि ओनम फेस्टिवल के नाम पे नाम रखा गया, मालाडेरा ओनम। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्क्रैप बीटल के 6 प्रजाति जो मिली है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, तो हमको याद रखना है। ठीक है, इसमें से पूछ सकते हैं कि इसका प्रजाति का नाम क्या और किस स्थान पे पाई, क्योंकि अभी नया नई न्यूज है तो पूछ सकते कुछ भी, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किसने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है? हु हैज वॉन द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड? पहला ऑप्शन है श्रेयस अय्यर, दूसरा जैकब डफी, तीसरा राचिन रविंद्र, चौथा शुभमन गिल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? श्रेयस अय्यर। ठीक है, यानी श्रेयस अय्यर ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जीता है और जो है इन्होंने भारतीय मध्यम चक्र बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मार्च 2025 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ इनको अवार्ड मिला वो मार्च 2025 के लिए मिला है, जो कि यह सम्मान उन्हें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मिला है। ठीक है, यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उनके प्रदर्शन के लिए उनको मार्च मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मार्च में उन्होंने टोटल 243 रन बनाए मार्च के महीने में, टोटल 3 मैच खेले हैं और यह अच्छा हाँ, प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी 2025 किसे मिला था? तो ये हो जाएगा आंसर शुभमन गिल को 2025 ये फरवरी 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला था शुभमन गिल को, और मार्च में किसे मिला है? तो श्रेयस अय्यर को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस देश ने अमेरिका से बोइंग जेट लेने पर रोक लगाई है? विच कंट्री हैज बैंड द परचेज ऑफ बोइंग जेट्स फ्रॉम अमेरिका? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा चाइना, तीसरा वियतनाम, चौथा यूक्रेन। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि जो टैरिफ का वार चल रहा है अभी, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने स्टार्ट किया है, तो इसके हिसाब से जो है चाइना ने जो है अमेरिका से बोइंग जेट लेने पर रोक लगा दी है, क्योंकि अमेरिका ने चाइना के ऊपर 145% का शुल्क लगाया है, टैरिफ शुल्क। ठीक है, अब इससे होगा क्या? तो जो अमेरिका की बोइंग कंपनी है उसे 2025 से 27 के बीच 179 विमान भेजना था चाइना को, जो कि अब वो स्थिति खराब हो चुकी है और ये अब रुक चुकी है, यानी उसे काफी बोइंग कंपनी काफी इससे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद है अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव एक बार फिर तेज हो गया, जहां ट्रंप प्रशासन ने चीनी वस्तुओं पर 145% शुल्क लगा दिया है। इसके जवाब में चीन ने अपनी प्रमुख एयरलाइनों बोइंग विमानों की खरीद और डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, और यह जानकारी कहाँ से प्रस्तुत हुई है? तो ब्लूमबर्ग न्यूज द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो यानी ये चाइना ने इसे रोक लगा दी है अमेरिका के बोइंग जेट विमान के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड? पहला ऑप्शन है 16 अप्रैल, दूसरा 17 अप्रैल, चौथा 15 अप्रैल और नेक्स्ट है 14 अप्रैल। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल। ठीक है, यानी हिमाचल दिवस जो हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 15 अप्रैल को। भारत का सेब का राज्य यानी एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया किसे बोलते थे? हिमाचल प्रदेश को, और यह प्रदेश सुंदर प्रदेशों, बर्फ से ढकी पहाड़ी और जीवंत परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 2025 में इसे 78वां हिमाचल दिवस मनाएंगे, यानी 2025 में हिमाचल दिवस को स्थापित हुए 78 साल हो जाएंगे, इसीलिए 25 में 78वां हिमाचल प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, जो कि हिमाचल शब्द संस्कृत से लिया गया, जिसमें हिम का अर्थ होता है बर्फ और आंचल का अर्थ होता है गोद। ठीक है, अर्थात हिमालय की गोद। हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1948 को एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में इसे में किया गया था, जब मंडी, चंबा, महासू, सिरमौर और 26 अन्य रियासतों का विलय किया गया। ठीक है, यानी 15 अप्रैल 1948 को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था, जिसमें कि मंडी, चंबा, महासू, सिरमौर और 26 अन्य रियासतों का विलय किया गया था। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला इस हिमाचल प्रदेश को? तो 25 जनवरी 1971 को इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह भारत का 18वां राज्य बना था। ठीक है, राजधानी कहाँ है? शिमला। मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of Indian Weightlifting Federation IWLF Athletes Commission? पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है सतीश शिवलंगन, तीसरा है जेरेमी लालिनुंगा, चौथा है कर्नम मलेश्वरी।
आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर है मीराबाई चानू को इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था IWLF का? तो 2025 में। ठीक है, पूरा नाम क्या है मीराबाई चानू का? तो सैखो मीराबाई चानू। ये रहने वाली कहाँ की है? तो मणिपुर की। इनका खेल क्या है, पेशा क्या है? तो भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में श्रेणी कौन सा इनका है? तो 49 किलोग्राम। और इन्होंने ओलंपिक पदक यानी 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने, जो कि 21 में आयोजित हुआ था कोविड की वजह से, वहां उन्होंने सिल्वर यानी कि रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल। और राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में? तो 2018 के गोल्ड कोस्ट में हुआ है, और 2022 के बर्मिंघम यानी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 22 वाले में बर्मिंघम में और 18 वाले गोल्ड कोस्ट वाले में। ठीक है, और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो हमको याद रखना है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर है मीराबाई चानू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत के प्रधान न्यायाधीश CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के लिए किसे अपना उत्तराधिकारी नामित किया है? Who has been named by the Chief Justice of India Sanjeev Khanna as his successor for the Supreme Court on 16 अप्रैल 2025? पहला ऑप्शन है जस्टिस BR गवई, दूसरा जस्टिस राजा S भोसले, तीसरा जस्टिस सूर्यकांत, चौथा जस्टिस AK ओका। ठीक है, AS ओका। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस BR गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया किन्होंने? तो हमारे वर्तमान 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने। ठीक है, और जो है इनका पूरा नाम क्या है? तो भूषण रामकृष्ण गवई। BR गवई का फुल फॉर्म क्या है? भूषण रामकृष्ण गवई को हमारे 51वें मुख्य न्यायाधीश ने इनको 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया है, और वे 13 मई 2025 को अपना न्यायमूर्ति खन्ना के सेवानिवृत्ति होने के बाद इस पद को संभालेंगे। और न्यायमूर्ति गवई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हुए थे, और इनका जो है जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। उन्होंने 1985 में वकालत शुरू की थी। शुरुआत में इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और न्यायाधीश राजा S भोसले के अधीन कार्य रहे 1985 से 19 यानी 2 साल, और मुख्यतः फिर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर प्रैक्टिस की इन्होंने। यानी इनका जो फील्ड है वो कौन सा है? तो संवैधानिक और प्रशासनिक कानून पर प्रैक्टिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे कौन होने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो जस्टिस BR गवई, जो कि 52nd नंबर के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों आज यही तक है, थैंक यू। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए क्लास को, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है दोस्तों, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी एक दिन, बस आप लगे रहिए अच्छे से। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।